गुड इवनिंग टू एवरीवन अगेन। कितना टाइम देना पड़ेगा क्लर्क प्रिपरेशन के लिए? क्लर्क प्रिपरेशन क्यों करना है? पीओ नहीं करना है क्या? क्लर्क प्रिपरेशन करने से लेकिन क्लर्क नहीं निकलेगा। पीओ करो तब क्लर्क भी निकलेगा, पीओ भी निकलेगा। आपके ऊपर है। देखो, ऐसे तो जनरली 6-7 मंथ्स लगता है। 6-7 मंथ्स तो लगेगा, क्योंकि मेन तो आपको पहले तो हर एक टॉपिक समझना पड़ेगा। और रीजनिंग में जैसे पजल का बहुत प्रैक्टिस चाहिए। पजल आपको 1-2 महीना तो पजल हाथ में आने में ही टाइम लग जाएगा। ठीक है। पजल का प्रैक्टिस चाहिए बहुत। इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर नहीं है। और मैथ्स तो भाई मैथ्स है ही, मैथ्स तो अलग है ही। ठीक है। और बाकी आपका गुड इवनिंग प्रसूर जो। और बाकी जो आपका जीएस वीएस तो है ही। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर जीएस भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो टाइम तो देना पड़ेगा, और सिंसियरली टाइम देना पड़ेगा। हाँ, पहले का दिमाग से निकल जाता है। देखो, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ। हाँ, स्ट्रेटेजी क्या रखना है ना। देखो, मैथ्स रीजनिंग तो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एक निकालो। आप लोगों का स्ट्रॉन्ग क्या है? जैसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और एक होता है मीडियम सब्जेक्ट, और एक होता है वीक सब्जेक्ट। तो फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट सपोज रीजनिंग है। क्योंकि मैं रीजनिंग इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोगों का रीजनिंग ही होता है। ठीक है। रीजनिंग सपोज स्ट्रॉन्ग है, मीडियम सपोज क्वांट है, और सपोज आपका इंग्लिश वीक है। ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, मैं किसी को पॉइंट करके नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे रैंडम एग्जांपल है। तो रीजनिंग सपोज स्ट्रॉन्ग है, मीडियम क्वांट है, तो आपको क्वांट और इंग्लिश में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। आपका रीजनिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप अगर दिन में 2 पजल भी सॉल्व करते हैं ना, 2 पजल मतलब ये छोटा छोटा पजल जो प्रीलिम्स का पजल, प्री वाला पजल। ठीक है। प्री वाला पजल मतलब इनिशियल स्टेजेस में बोल रहा हूँ। प्री रीजनिंग में सिर्फ पजल करो और कुछ नहीं करना है। जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, ये जो कोडिंग डिकोडिंग ये सब क्या क्या कुछ कुछ चैप्टर है ना, कोडिंग डिकोडिंग, फिर इनपुट आउटपुट, फिर और क्या है, और कौन सा मिसलेनियस में, सिलोगिज्म तो छोड़ो। सिलोगिज्म इनइक्वालिटी का बात नहीं कर रहा हूँ। और क्या चैप्टर है? और क्या चैप्टर है रीजनिंग में, मिसलेनियस में? ब्लड ब्लड रिलेशन। हाँ, ब्लड रिलेशन तो चलो कॉमन सेंस है। ब्लड रिलेशन तो इजी चीज है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डिफिकल्ट चीज कोडिंग डिकोडिंग जैसे अल्फा, नहीं नहीं, ये सब तो इजी है। मैं डिफिकल्ट, ये दोनों डिफिकल्ट है बहुत। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग से, तब आप नहीं छू पाओगे क्वेश्चन तब। तो ये सब, ये दो टॉपिक ऐसा है ना, ये अगर डिफिकल्ट आता है ना, तो आप लोग उसको कर नहीं पाओगे और कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसमें सोच के कोई फायदा नहीं है। आप लोग जितना भी कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस करो, लेकिन अगर एग्जामिनर अलग कुछ दे देगा तो उसको कोई नहीं कर पाएगा। तो आप नहीं पाओगे तो कोई भी नहीं पाएगा, तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। इनपुट आउटपुट जैसे, इनपुट आउटपुट ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है। तो इसलिए ये सब में इतना, गुड इवनिंग कुकिल, ये सब में इतना ब्रेन यूज मत करो, टाइम वेस्ट मत करो ये सब में। ये सब एक बार हो गया, बस हो गया। एक बार पढ़ लिया, 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, हो गया। इसको और छूना ही नहीं है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग अगर इजी वाला आता है ना, जो 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 लाइन वाला जो है, रिपीट जिसमें होता है, ये इंग्लिश में इधर रहता है, फिर इधर जो चाइनीज में रहता है, मतलब चाइनीज कोडिंग बोलते हैं ना, तो यहाँ पे रिपीट होता है, फिर इधर रिपीट होता है। रिपीटेशन देख के जो हम लोग निकाल सकते हैं, वो तो बहुत इजी है। तो उसमें तो आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, वो तो आने से आप सकोगे ही। ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक हो गया, हमेशा सकोगे। फिर वो काउंटिंग वाला हो गया, ये सब तो हमेशा सकोगे ना। नहीं सकने का पार्ट है ये कोडिंग डिकोडिंग और इनपुट आउटपुट। अगर टफ आ गया तो कोई नहीं सकेगा, कोई भी नहीं सकेगा, कोई भी इंसान हो वो नहीं सकेगा। ठीक है। तो आपको इसको स्किप कर देना चाहिए। इसका डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस करना है तो पजल प्रैक्टिस करना है, सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस करना है। ये डायरेक्शन डायरेक्शन सेंस तो क्या ही प्रैक्टिस करेंगे, वो तो विदाउट प्रैक्टिस ही हो जाता है एग्जाम में भी। ठीक है। तो पजल ही प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में पजल करते रहो, और सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी तो बेकार है, वो तो करके कोई इजी है। सिलोगिज्म को थोड़ा सा ध्यान दो। सिलोगिज्म आजकल डिफिकल्ट आने लग गया है। ठीक है। पर्टिकुलरली अगर आप पीओ का प्रीलिम्स देंगे तो सिलोगिज्म डिफिकल्ट आता है। और क्वांट में क्या है ना, देखो क्वांट में आपको
एक तो ये जो नंबर सीरीज और ये, और एक कौन सा टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन। ये दोनों टॉपिक आपको डेली करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपका ये वीक है, अगर आपका कैलकुलेशन वीक है, ये दो टॉपिक आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। गुड इवनिंग राजकुमार एंड एनोनिमस। ये वाला टॉपिक का 5-5 क्वेश्चन डेली बनाइए, डेली बनाओ, डेली एकदम मिस नहीं करना है ये। ठीक है। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट नहीं है, तब अगर स्ट्रॉन्गेस्ट है तब ठीक है, तब आप 2 दिन में एक दिन बनाओ, लेकिन बनाना जरूरी है क्योंकि नंबर सीरीज भूलने वाला चीज है। ठीक है, फट से भूल जाओगे आप। अभी आप एग्जाम देने जाओगे, आपको पूरा नर्वस हो जाओगे। ये आपको करना चाहिए रोज। और बाकी जो एरिथमेटिक वाला चैप्टर है ना, एरिथमेटिक वाला, उसका कोई अलग उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय है, इसको समझना पड़ेगा। आपका अंडरस्टैंडिंग जितना अच्छा है, आप उतना अच्छा बनोगे एरिथमेटिक में। यहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से तो देखो, प्रैक्टिस जितना भी कर लो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जैसे टॉपिक वाइज किया, उसको फिर रिवाइज किया, वैसे करके कर सकते हो इनिशियल स्टेजेस में। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है ना सेशन, नेक्स्ट सेशन में एग्जाम होगा। तो एरिथमेटिक में आप क्या कर सकते हो, जो जो टॉपिक है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ये सब थोड़ा, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस थोड़ा मतलब डाउट रहता है इसमें, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, एवरेज हो गया, फिर आपका प्रॉफिट लॉस तो चलो इजी है। जो जो चैप्टर है, इन सबको थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में क्या करना है ना, इंग्लिश में 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को करना पड़ेगा। ठीक है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, ये करना ही है, करना ही है, इसको नहीं छोड़ सकते आप लोग। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से शुरू करना है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जैसे ही खत्म हो जाता है, आपको एरर डिटेक्शन करना पड़ेगा। एरर डिटेक्शन डेली करना पड़ेगा, डेली 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है एरर डिटेक्शन का। ठीक है, डेली, रोज, एक दिन भी गैप नहीं दे सकते। ठीक है। आप एक दिन अ, मतलब कुछ भी करो, घूमने जाओ, बाहर खाने जाओ, लेकिन ये सब करना मत भूलना, वो टाइम मिला देना, मैनेज करना पड़ेगा। और आरसी करना पड़ेगा। आरसी चलो बाद में करना पड़ेगा, बाद में करने से भी रीडिंग करते रहना है इंग्लिश में। इंग्लिश में एक ही उपाय है स्कोर करने का, दैट इज रीडिंग। ठीक है, रीडिंग करना है, प्लस 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करना है बस। और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर अगर आपका स्ट्रांग हो गया, आपका एसएससी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला चीज मैं बैंक के लिए बोल रहा हूँ, एसएससी के लिए नहीं। ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश में 120 रूल्स ऑफ ग्रामर इंपॉर्टेंट होता है, और एरर डिटेक्शन और आरसी बस। तो देखो, डेली पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है, पजल सबसे इंपॉर्टेंट है। बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट पजल है। पजल अगर आपको नहीं आएगा, आपको प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि डीआई वीआई तो इजी है, लेकिन पजल के लिए प्रैक्टिस चाहिए। पजल भी इजी होता है, लेकिन प्रैक्टिस का जरूरत है। तो पजल प्रैक्टिस करो, रोज प्रैक्टिस करो, रोज। कहीं से भी पजल निकालो, नेट से निकाल लो पजल, 10-20 पजल फ्री में मिलता है ना, प्रैक्टिस करो। उसका आंसर भी रहेगा। और डाउट है तो सर को पूछो, मुझे पूछो, किसी को भी पूछ लो, ग्रुप में डाल दो। ठीक है। खुद से थोड़ा सा मेहनत करो, हो जाएगा। ठीक है। और बाकी तो मैथ्स में तो क्या क्या बोलूं, अभी मैथ्स में तो डाउट वाउट पूछो। अभी आप लोग, अभी तो ये वाला सेशन खत्म होने के बाद फिर नया सेशन स्टार्ट करेंगे, तो तब फिर स्टार्टिंग से पढ़ाना, मतलब स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो फिर तब अगर आप लोग फिर से अगर और एक बार पढ़ना हो जाता है, तो डाउट्स भी आई थिंक ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और ज्यादातर फोकस आप कॉन्सेप्ट में करो, प्रीलिम्स मेंस को अलग से मत पढ़ो। ये और एक एडवाइस है, ये मतलब सबसे बड़ा एडवाइस, कि प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ अलग अलग मत पढ़ो, कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ता हूँ, मेंस के लिए बाद में पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं होता है। प्रीलिम्स मेंस दोनों एक ही चीज है। सिर्फ मेंस में क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, प्रीलिम्स में इजी होगा, बस और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट तो जैसे मैथ का ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है, वो थोड़ी प्रीलिम्स में बदल जाएगा, मेंस में सेम रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। सेम चीज है। तो पहले फर्स्ट चीज, आपको जो फर्स्ट थिंग करना है, वो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, फर्स्ट चीज। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करो, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाई करो। सिलेबस कंप्लीट करने में ही टाइम लगता है। एक एक दिन में एक मतलब 3-4 दिन में एक टॉपिक खत्म होगा। ठीक है, उससे ज्यादा भी लग सकता है, लगने दो। 2 2 मंथ्स लेके आप सिलेबस ही कंप्लीट करो सबसे पहले। फिर ये सब सोचना है, ये जो अभी मैंने बोला, स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक। तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक क्या है।
और एक चीज, अगर आपका मैथ उतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब हो भी सकता है बहुत लोगों का मैथ स्ट्रांग नहीं होता है, तो आप रीजनिंग में फोकस करो। मैथ में उतना ज्यादा मैथ को एकदम मतलब इमोशनल तरीके से नहीं लेना है कि मैथ्स ही करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैथ्स जिसका स्ट्रांग है वो मैथ्स कीजिए। रीजनिंग सबका लगभग सबका स्ट्रांग ही होता है। ठीक है, मैंने आज तक एक भी इंसान को ऐसा नहीं देखा जिसको मैथ्स आता है और उसको रीजनिंग नहीं आता है, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो मैथ्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो रीजनिंग में फोकस करो, और इंग्लिश में तो फोकस करना ही है, इंग्लिश को तो नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ऐसे करके चलो, 6 मंथ्स, 5-6 मंथ्स के अंदर आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, हो, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, बहुत ज्यादा लेक्चर दे दिया आज। देखो, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पहले पढ़ा था, लेकिन ये बैंक वाला प्रोबेबिलिटी अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको स्टार्ट करूंगा आपका थ्योरी, जहां से हमने पहले पढ़ा था। हमने पहले एक चीज पढ़ा था, जब हम लोग प्रीवियसली जो प्रोबेबिलिटी का क्लास कर रहे थे लास्ट 2 डेज में। तो जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया है उनको पता होगा, और नहीं किया है तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मैं एक कॉइन को, इफ आई टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स, अगर मैं एक पॉइंट को 3 टाइम्स, सर एडीआरई का जीएस के लिए कुछ बता सकते हैं जिससे ओवरऑल करोगे? अरे जीएस के लिए रामजीत सर को फॉलो करो यार, और क्या बताओ। देखो, रामजीत सर से अच्छा जीएस किसी को नहीं आता है, सही बात है। और वो उसपे सर जो करा रहे वो करो। ठीक है, और आपको, मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बोलता हूँ, अगर आपको जीएस पढ़ने में बोर लगता है, हो सकता है जीएस पढ़ने में बोर लग सकता है, बहुत लोगों को लगता है, क्योंकि मुझे तो लगता है। ठीक है, मुझसे नहीं होता है जीएस, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री बोरिंग लगता है। ठीक है, बट जीएस कंप्लीटली स्किप मत करो। मतलब ये देखो, मेरा कोई एडवाइस नहीं है, मैं जस्ट आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको बोर लगता है तब ऐसा करो। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो यार, अगर जॉब बहुत डेस्परेटली चाहिए तो कुछ भी स्किप मत करो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में पूरा फुल मार्क्स उठाने के लायक है, अगर आप मैथ मैथ रीजनिंग और इंग्लिश में ये तीनों में मिला के अगर आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तब आप हिस्ट्री को स्किप कर दो। मैं वही वही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री अगर आपको बोरिंग लगता है, लेकिन ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब कभी भी स्किप मत करना। और बाकी तो रामजीत सर से पूछो यार, उनके जैसा तो, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता है उसके कंपैरिजन में, तो आप सर से ही पूछ सकते हैं। मैं आपको उल्टा फुल्टा ही एडवाइस दे दूंगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखो, टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है। एक कॉइन है, उसको 3 बार टॉस टॉस करना है। आप लोग मुझे बताइए कितना आउटकम आएगा, हाउ मेनी आउटकम्स, कितना आउटकम आएगा? अगर मैंने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया तो कितना आउटकम आएगा? 6, एनीवन एल्स? एक ही कॉइन को 8 आउटकम आएगा, वेरी गुड। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आउटकम आएगा। यस, 8। कितना, क्या क्या आउटकम आएगा देख लो। हेड हेड हेड, ये आउटकम आएगा। हेड हेड टेल आएगा। हेड टेल हेड आएगा। हेड टेल टेल आएगा। टेल 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 आएगा। टेल टेल हेड। टेल हेड टेल। टेल हेड हेड। गुड इवनिंग अनु। ये हो गया 8 आउटकम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से हम लोग एक चीज डिराइव करेंगे, विच इज कॉल्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये वाला टॉपिक मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का, तो हम लोग कल भी क्लास करेंगे प्रोबेबिलिटी का। खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर नेक्स्ट वीक से मेंस का पढ़ाएंगे, तो फिर ये सब मुझे पेंडिंग रखने का मन नहीं है। ठीक है, फिर आपका ही लेट होते रहेगा और भी ज्यादा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है? ये वाला एग्जांपल देखिए, टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा था? हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल? हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल, ये चीज मैंने आपको पूछा था, कि अगर मैंने कॉइन को 3 बार टॉस किया तो कितना आउटकम आ सकता है? आपने बोला सर 8 आ सकता है।
ये 8 तो आपने ऐसे निकाल के बोला ना, ऐसे निकालना पड़ा ना आपको पूरा। मतलब जिन लोगों ने आंसर दिया, आप लोगों ने ये चीज क्लास में देखा होगा, तभी आपको पता है कि ऐसे ऐसा है, या फिर आपने खुद आउटकम निकाला होगा। बट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये बोलता है कि अगर आप एक काम को, इफ ए वर्क कैन बी डन इन ए वेज, और दूसरा काम अगर बी तरीके से होता है, और तीसरा काम अगर सी तरीके से हो सकता है, तो ये पूरा काम ए इंटू बी इंटू सी वेज से हो जाएगा। मतलब अगर एक काम ए तरीके से होता है, ये तीनों काम रिलेटेड है, ठीक है, तीनों रिलेटेड काम है। आप लोग समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी, यू जस्ट लिसन टू मी, धीरे धीरे आ जाएगा। अ, एक काम, ये जो काम है ये वाला, ये ए तरी इट कैन बी डन इन ए वेज। ये दूसरा काम है, इट कैन बी डन इन बी वेज। और ये तीसरा काम है, इट कैन बी डन इन सी वेज। तो जो पूरा काम है, इसको हम लोग ए इंटू बी इंटू सी वेज में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कॉइन को टॉस किया था, मेरे पास तीन काम था। तीन काम क्या क्या था? तीन जगह था ना मेरे पास, तीन जगह था, क्योंकि मैं तीन बार क्रॉस कर रहा हूं, तो मेरा आउटकम तीन तरीके से आएगा। तीन कॉइन है ना, एक दो तीन। ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकेंड कॉइन है, ये थर्ड कॉइन है। ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन, हाउ मेनी वेज इट कैन बी फील्ड, कैन यू टेल मी? ये वाला जो पोजीशन है, ये कितने तरीके से फील हो सकता है? मतलब ये कॉइन जो है, इसमें कितना तरीके का आउटकम आ सकता है एक कॉइन में? दो, टू। एनीवन एल्स? एक कॉइन में कितने वेज का आउटकम आ सकता है? हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल इन वन कॉइन? बाकी लोगों को नहीं समझ में आया? हेड और टेल दो ही आ सकता है ना, एक कॉइन में तो दो ही आ सकता है। एक कॉइन में दो ही आ सकता है, ठीक है। ये दूसरा कॉइन होगा, ये दूसरा कॉइन, दिस इज द फर्स्ट कॉइन, दिस इज द सेकेंड कॉइन, दिस इज द थर्ड कॉइन। एक कॉइन को तीन बार टॉस करना और तीन कॉइन को टॉस करना एक ही बात है। तो मैं इसको क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। सपोज थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। तीन कॉइन को मैंने एक साथ टॉस किया, ऐसे तीन तीन कॉइन है, मैंने तीन कॉइन को एक साथ टॉस किया। तो जो फर्स्ट कॉइन है, उसमें क्या क्या आ सकता है? हेड और टेल, तो उसका दो आउटकम होगा। सेकेंड जो कॉइन है, इसमें भी दो आउटकम होगा, इसमें भी हेड और टेल आ सकता है, इसका भी दो आउटकम होगा। और जो थर्ड कॉइन है, इसमें भी दो तरीके से आ सकता है, इसका भी दो आउटकम होगा। इसका मतलब जो ओवरऑल आउटकम होगा, जैसे फर्स्ट वाला कॉइन में दो आउटकम, सेकेंड वाला कॉइन में दो, तीसरा कॉइन में दो, तो ओवरऑल आउटकम कितना होगा? टू इंटू टू, दैट इज एट। आपका एट ही आया था ना? यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से, अगर हम लोग एक काम को ए वेज में कर सकते हैं, और दूसरे काम को बी वेज में कर सकते हैं, और तीसरे काम को सी वेज में कर सकते हैं, देन द होल वर्क कैन बी डन इन ए इंटू बी इंटू सी वेज। मतलब टू इंटू टू वेज, मतलब टोटल टू इंटू टू आउटकम्स आएगा, दैट इज एट आउटकम्स। ठीक है। कितने लोगों को समझ में आया बोलो तो, मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी अंडरस्टूड? सबका बाउंसर किया गया? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, हाँ, थोड़ा थोड़ा आएगा। ठीक है, देखो, सपोज मैंने एक एक वर्ड, एक मैंने आपको बोला कि तीन लेटर है, ठीक है, तीन लेटर है, बॉय, बी ओ वाई, तीन लेटर है। मैंने आपको यहाँ पे बोला कि मेक एज मेनी थ्री लेटर वर्ड्स पॉसिबल। मतलब जितना भी थ्री लेटर वर्ड बन सकता है आप बनाओ, जितना भी थ्री लेटर वर्ड बन सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ आप बनाओ, ठीक है। जितना भी थ्री लेटर वर्ड बन सकता है आप बनाओ, ठीक है। तो अगर मैं इसको नॉर्मली सोचूं, कितना थ्री लेटर वर्ड बन सकते हैं, कैसे कैसे बताएंगे? सपोज फर्स्ट थ्री लेटर वर्ड है ना, तो फर्स्ट लेटर सपोज बी हो सकता है, फर्स्ट लेटर बी हो सकता है, फर्स्ट लेटर तो ओ भी हो सकता है, ठीक है। और फर्स्ट लेटर वाई भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट लेटर बी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, तो फर्स्ट लेटर तीन हो सकता है। चलो, फर्स्ट लेटर अगर बी होता है, सेकेंड लेटर ओ हो सकता है, ठीक है। सेकेंड लेटर ओ हो सकता है, बट सेकेंड लेटर तो वाई भी हो सकता है, करेक्ट।
फर्स्ट लेटर अगर ओ है, सेकेंड लेटर बी हो सकता है, सेकेंड लेटर वाई भी हो सकता है। फर्स्ट लेटर अगर वाई है तो सेकेंड लेटर बी हो सकता है, सेकेंड लेटर ओ भी हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट लेटर, ये सेकेंड लेटर है। थर्ड लेटर क्या होगा? अगर फर्स्ट लेटर बी है तो सेकेंड लेटर ओ होगा, तो थर्ड लेटर ऑब्वियसली वाई होगा, है ना? और तो कुछ है ही नहीं। बी बी फर्स्ट लेटर, सेकेंड ओ सेकेंड लेटर, थर्ड हो गया वाई, थर्ड लेटर वाई। फर्स्ट लेटर बी, सेकेंड लेटर वाई, तो थर्ड लेटर ओ। फर्स्ट लेटर ओ, सेकेंड लेटर बी, तो थर्ड लेटर वाई। फर्स्ट लेटर ओ, सेकेंड लेटर वाई, तो थर्ड लेटर बी। फर्स्ट लेटर वाई, सेकेंड लेटर बी, तो थर्ड लेटर ओ। फर्स्ट लेटर वाई, सेकेंड लेटर ओ, तो थर्ड लेटर बी। कितने सारे वर्ड्स बन गए? हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल? काउंट करके बताओ। जो लोग क्लास में ध्यान दे रहे हैं उनको आ जाएगा आंसर। 18 कहाँ से बना? 18 वर्ड्स? ये फर्स्ट लेटर है, ये सेकेंड लेटर है, ये थर्ड लेटर है। पहला वर्ड बना बी ओ वाई, दूसरा वर्ड बना बी वाई ओ, तीसरा वर्ड बना ओ बी वाई। हाँ, 6 बना ना। चौथा वर्ड बना ओ वाई बी, पांचवा वर्ड बना वाई बी ओ, और सिक्स वर्ड बना वाई ओ बी। 6 वर्ड बन गया ना, टोटल 6 वर्ड बना। ठीक है। इसी चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, ये तो हमारा ऐसे तो अभी हमेशा देखो आपको इतना छोटा वर्ड तो नहीं मिलेगा बॉय वाला, मतलब बी ओ वाई 3 लेटर तो नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, 4-5 लेटर मिलेगा, तो ऐसे तो नहीं कर सकते, ये तो बेकार मेथड है, ऐसे नहीं होगा। तो फंडामेंट इसी जगह में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करना है। कैसे? देखो, जो ये फर्स्ट प्लेस था, जैसे ये 3 लेटर वर्ड बनाना है ना, तो ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस, ये 3 प्लेस हो गया 3 लेटर वर्ड के लिए। ठीक है। अभी आप मुझे एक बात, अच्छा, और तीनों लेटर यूज होना चाहिए, ठीक है, वो वर्ड में तीनों लेटर यूज होना चाहिए। आप मुझे ये बताओ कि फर्स्ट जो प्लेस है वहां पे कितना लेटर आ सकता है? अगर बी ओ वाई तीन तीन लेटर वाला वर्ड है तो फर्स्ट प्लेस में कितना लेटर आ सकता है? 3 आ सकता है। एनीवन एल्स? बाकी लोग प्लीज रिप्लाई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को नहीं। फर्स्ट प्लेस में कितना लेटर आ सकता है? देखो, मैं आपको समझाता हूँ, देखो, फर्स्ट प्लेस में तो 3 लेटर आ सकता है ना। कैसे? ये जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ पे बी भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है। 3 लेटर आ सकता है ना फर्स्ट प्लेस में, तो फर्स्ट प्लेस में बी आ सकता है, ओ आ सकता है, वाई भी आ सकता है। ठीक है। अभी कोई एक लेटर तो फर्स्ट प्लेस में तो कोई एक लेटर आ चुका होगा। फर्स्ट प्लेस में जब कोई एक लेटर आ जाएगा तो सेकंड प्लेस में कितना लेटर आ सकता है? सेकंड प्लेस में कितना लेटर आ सकता है? 2। वेरी गुड। सेकंड प्लेस में 2 लेटर आ सकता है। टोटल 3 लेटर है, सेकंड प्लेस में कहां से 6 लेटर आ जाएगा यार? टोटल ही 3 लेटर है, सेकंड प्लेस में आपका कहां से 6 लेटर आएगा? आप यहां से देख के बोल रहे हैं, अपना दिमाग लगाओ। अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे। फर्स्ट प्लेस में 3 लेटर आ सकता है, सेकंड प्लेस में 2 ही लेटर आ सकता है। फर्स्ट प्लेस में एक लेटर जब आ जाएगा, ये वाला लेटर जब आ जाएगा, तो सेकंड प्लेस में 2 ही लेटर आ सकता है ना। ये तो अलग एक पॉसिबिलिटी है, ये तो अलग लेटर आने से, है ना। ये जो वो है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो, ये जो चीज है ना, ये वाला, यहाँ पे जब फर्स्ट लेटर आ जाएगा बी, तो सेकंड प्लेस में ओ या वाई आ सकता है ना। ये छह थोड़ी, ये छह तो ये अलग पॉसिबिलिटी, तो मैंने जो सब दिखाया कि फर्स्ट प्लेस में अगर ओ आ जाता है तो सेकंड प्लेस में बी और वाई आ सकता है, तो सेकंड प्लेस में तो 2 ही आ सकता है हमेशा। ठीक है। तो सेकंड प्लेस में दो दो आ सकता है, और थर्ड प्लेस में कितना आ सकता है? अभी तो समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को। एक। वेरी गुड। थर्ड प्लेस में सिर्फ एक ही आ सकता है।
ये फर्स्ट प्लेस फिल हो गया, सेकंड प्लेस में दो आ सकता था ओ और वाई, तो सेकंड प्लेस फिल हो गया, तो थर्ड प्लेस में सिर्फ एक ही आएगा ना, तो थर्ड प्लेस में एक ही आ सकता है। तो मतलब कितना लेटर्स कितना ऐसा कितना वर्ड्स पॉसिबल है यूजिंग दिस थ्री लेटर्स, इट इज एक्चुअली 3 into 2 into 1। तो मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में यही बोल रहा था कि अगर ये वाला प्लेस को तीन वेज से फिल कर सकते हैं, ये वाला प्लेस को टू वेज से फिल कर सकते हैं, ये वाला प्लेस को वन वे से फिल कर सकते हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज इज ऑलवेज देयर मल्टीप्लीकेशन 6। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स भी आपका 6 आया था ना, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। मैं आपको और एक इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपने एक ही कॉइन को टॉस किया, सपोज एक ही कॉइन को टॉस किया आपने, एक ही कॉइन को टॉस किया तो कितना आउटकम आ सकता है, आप लोग बताइए कितना आउटकम आ सकता है, हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल। अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो कितना आउटकम आ सकता है, दो, करेक्ट। दो ही आउटकम आ सकता है, एक है हेड और एक है टेल, एक है टेल। तो जब मैंने एक कॉइन को टॉस किया, एक ही कॉइन है, यहाँ पे दो आउटकम आ सकता है, ठीक है। अभी सपोज मैंने दो कॉइन को टॉस किया, अभी कितना आउटकम आ सकता है बोलो तो। ट्राई करो फिर मैं समझाता हूँ। अगर मैंने दो कॉइन को टॉस किया, कितना आउटकम, चार, वेरी गुड। दो कॉइन को टॉस करने से चार आउटकम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो कॉइन है, एक कॉइन, ये दो कॉइन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये बोलता है कि अगर मैंने दो कॉइन को टॉस किया तो यहाँ पे दो प्लेस है, ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकेंड कॉइन है। फर्स्ट कॉइन में कितना आउटकम आ सकता है, फर्स्ट कॉइन कितना आउटकम आ सकता है, फर्स्ट कॉइन में दो आउटकम आ सकता है, हेड और टेल, ठीक है। सेकेंड कॉइन में कितना आउटकम आ सकता है, सेकेंड कॉइन में भी दो ही आउटकम आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट कॉइन में जो भी आउटकम आए उसका सेकेंड कॉइन से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों कॉइन अलग अलग है, एक को दूसरे से कोई रिलेशन ही मतलब ही नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट प्लेस में अगर दो आउटकम आ सकता है, सेकेंड प्लेस में भी दो आउटकम आ सकता है, तो ओवरऑल कम में कितना आउटकम आएगा, 2 into 2 = 4। मैं आपको यही समझाने को ट्राई कर रहा हूँ। अभी आप लोगों को समझ में आया कि नहीं बोलो तो। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। यस, नाउ इट इज क्लियर नो, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही बोलता है कि अगर आपके पास जितना भी जगह हो, सपोज ये पांच जगह है आपके पास, पांच जगह है, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये वाला प्लेस अगर एम वेज से फील हो सकता है, एम वेज, जैसे ये यहाँ पे ये वाला प्लेस दो वे से फील हो सकता था। दो वे क्यों, कि क्या क्या दो वे है, दो वे मतलब हेड और टेल। तो उसी तरह अगर ये वाला प्लेस एम वेज से फील हो सकता है, ये वाला प्लेस एन वेज से फील हो सकता है, ये एम एन ओ, ये सपोज पी, और ये सपोज क्यू, तो ये जो पूरा काम है, ये पूरा अरेंजमेंट में टोटल वेज कितना होगा, टोटल वेज होगा एम इंटू एन इंटू ओ इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। समझ में आ गया, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का फंडा है, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा क्लास को लेट तक खींचेंगे, डोंट माइंड, क्योंकि मतलब मैंने तो यार जितना सोचा था उससे थोड़ा स्लो जा रहा है, बट आई हैव टू, मुझे कॉम्बिनेशन तक जाना पड़ेगा आज, ठीक है। मतलब जाना पड़ेगा क्या, मतलब देखते हैं आप लोग कितना समझ पाते हैं, आप लोग जितना समझेंगे हम लोग उतना ही पढ़ाई करेंगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया तरीका सॉल्व करने का, तरीका समझना जरूरी है और कॉन्सेप्ट अंदर से समझना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला सिर्फ समझ में आ गया और क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फॉर्मूला से कुछ नहीं होगा, मीनिंग समझो कि क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे दो चीज है, तो ये मैंने आपको बोला ये वाला प्लेस दो वे से हो सकता है, ये वाला प्लेस दो वे से हो सकता है, ठीक है। तो 2 into 2, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्यों आया उसके ऊपर मत सोचो, उसको समझ लो, और जिसको समझ में आया कि मल्टीप्लीकेशन क्यों आया तब तो बहुत अच्छा है। अगर आपको ये भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे प्लस नहीं आया और मल्टीप्लीकेशन क्यों आया, इफ यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, देन इट्स वेरी गुड, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड तब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस समझ लो कि दो काम है, इसको दो वे से कर सकते हैं, इसको दो वे से, तो पूरा जो ओवरऑल काम है उसको 2 into 2 वे से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ।
इस बार आप लोग मुझे बताओ, सपोज मेरे पास एक वर्ड है, सपोज आई एम आस्किंग यू टू मेक 3 letter words using the letters COT. So how many words are possible? कितना words बनेगा बोलो? कितना वर्ड्स बनेगा? अगर मैं आपको बोलूं कि 3 letter words बनाना है यूजिंग द लेटर COT, देन हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल? 6. संतोष, विश्वजीत, एनोनिमस, अरमान, बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल, आर यू नॉट गेटिंग माय पॉइंट? बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखो 3 letter वर्ड बनेगा, 3 letter वर्ड बनेगा मतलब 3 जगह होगा। क्या क्या लेटर यूज करना है? COT। तो ये फर्स्ट प्लेस, दिस इज द सेकेंड प्लेस, दिस इज द थर्ड प्लेस। ये जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ पे तीनों आ सकता है, C भी आ सकता है, O भी आ सकता है, T भी आ सकता है। सो दिस कैन बी फील्ड इन 3 ways। तो यहाँ पे जब एक लेटर आ जाएगा, सपोज यहाँ पे कोई भी लेटर आ जाता है, तो यहाँ पे कितना लेटर आ सकता है? यहाँ पे अगर 3 आता है तो यहाँ पे 2 आ सकता है। क्यों 2? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक आ गया ना, यहाँ पे ऑलरेडी एक आ चुका है, तो आप उसको फिर से नहीं ले सकते ना। तो 3 2, और यहाँ पे दोनों जब आ जाएगा तो ये प्लेस 1 वे से फिल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 3 into 2 into 1, दैट इज 6 ways। मतलब 6 वर्ड्स आर पॉसिबल। ठीक है, अभी मैं आपको बोलता हूँ, अभी आप लोग मुझे ये चीज बताओ कि जब हमने 3 कॉइन को टॉस किया था, सो हाउ मेनी आउटकम्स जो था, हाउ मेनी आउटकम्स, कितना आउटकम्स आया था? हाउ मेनी आउटकम्स आप लोग बताओ तो, कितना आउटकम आ रहा था? 3 कॉइन को टॉस करने से कितना आउटकम आएगा? 8। 8 आएगा ना? क्यों 8 आ रहा है? यहाँ पे तो 6 आ रहा है, तो वहां पे 6 क्यों नहीं आया? समझ में आ रहा है क्या किसी को? वो चीज अलग है, ठीक है, वो चीज अलग है और ये अलग है। कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे 3 लेटर है, वहां पे तो हेड और टेल ही था ना, तो वहां पे एक एक हर एक एक प्लेस को कर करके देखना है आपको। ठीक है, ये प्लेस जैसे वहां पे क्या था? 3 कॉइन था ना, तो 3 जगह होगा। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वहां पे एक चीज का 2 ही आउटकम है। तो यहाँ पे 3 कॉइन होगा, 1 2 3, 1 2 3। तो ये वाला प्लेस जैसे हेड और टेल आ सकता है, तो 2 तरीके से। ये वाला प्लेस भी 2 तरीके से, ये वाला प्लेस भी 2 तरीके से। वहां पे क्या था ना, वहां पे ये कॉइन और ये कॉइन के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, बट यहाँ पे ये वर्ड, ये लेटर और ये लेटर के बीच में रिलेशन है ना। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे जो लेटर ले लिया उसको आप बाद में तो यहाँ पे नहीं ले सकते, है ना? आपने अगर बनाया, सपोज एक सपोज आपने एक वर्ड बनाया TCO, तो आप TOO तो वर्ड नहीं बना सकते ना, वही बात है। ठीक है, चलो ये सब बेकार बात है, उतना सोचने का जरूरत नहीं है। आप लोग ये वाला क्वेश्चन कीजिए, एंड प्लीज एवरीबॉडी ट्राई टू पार्टिसिपेट, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज आस्क, प्लीज। मैं आपको समझा दूंगा, इतना इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है ये, सॉल्व करने को ट्राई करो। ऑप्शन नहीं, अरे सबका आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फाइंड द नंबर ऑफ 5 letter वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग। मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, तो आप कोई भी लेटर कहीं पे भी डाल सकते हैं। ठीक है,
which can be found from the letters of the word lives where the repetition of letters is not allowed. ठीक है, देखो ये वाला चैप्टर मैथ्स का मेरे हिसाब से तो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मजा वाला मजेदार चैप्टर है ये, और प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे सबसे कम पढ़ने का जरूरत है, और मतलब आप दिमाग लगा के ही सब कुछ निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 लेटर वर्ड बनाना है तो 5 पोजीशन है, मैंने 5 पोजीशन दिया, 1 2 3 4 और इधर 5। ठीक है, ये वाला पोजीशन में कितना लेटर आ सकता है? फर्स्ट पोजीशन में लाइव्स का पांचों आ सकता है। लाइव्स में 5 लेटर है, LIVES। ये वाला पोजीशन में पांचों लेटर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। ये वाला पोजीशन में कितना लेटर आ सकता है? यहाँ पे 1 लेटर आ जाएगा तो यहाँ पे 4 लेटर बच जाएगा। ऑलरेडी ये वाला प्लेस 1 लेटर जब ले लेगा तो ये 4 बच जाएगा इसके लिए। सिमिलरली इसके लिए 3 बचेगा, इसके लिए 2 बचेगा, इसके लिए 1 ही बचेगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये बोलता है कि अगर ये वाला प्लेस 5 वेज से फिल हो सकता है, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, तो पूरा जो अरेंजमेंट होगा वो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 वेज से फिल होगा, दैट इज 20 60 120। सो 120 वेज से फिल होगा मीन्स 120 वर्ड्स बनेगा। वेरी गुड, आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ गया क्योंकि सबने आंसर दिया है। ठीक है, एनीवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू प्लीज आस्क। ठीक है, चलिए ये वाला बनाइए। 256। चलो 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 चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। एक कॉइन को आठ आठ बार टॉस किया, एक कॉइन को 8 बार टॉस किया मतलब 8 तरीके से आउटकम आएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कॉइन को 8 बार टॉस किया तो फर्स्ट टॉस में दो दो तरीके का आउटकम आ सकता है। फर्स्ट टाइम जब टॉस किया तो 2 तरीके का आउटकम आ सकता है। सेकेंड वाला में भी 2, थर्ड वाला में भी 2, फोर्थ में भी 2 2 2 2 और फिर से 2। तो कितना सारा 2 हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 2 हुआ मतलब 2 टू द पावर 8 आउटकम्स आ सकते हैं, दैट इज 256। समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को डाउट तो नहीं, आई होप। यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, वो सब थोड़ा मैनेज कर लेना। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ऑप्शन सी आ गया आंसर। सेवन 20 आया आंसर, करेक्ट, 720 होगा। यहाँ पे 5 लेटर वर्ड बनाना है टम्बल यूज करके। टम्बल में कितना लेटर है? TUMBLE, 6 लेटर है यहाँ पे। बट आपको बनाना क्या है पता है? आपको बनाना है 5 लेटर वर्ड्स, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर वर्ड बनाना है। ठीक है, बट आपके पास 6 लेटर है तो ये फर्स्ट प्लेस है। यहाँ पे कितना लेटर आ सकता है? तो कोई बता सकता है क्या? फर्स्ट प्लेस में कितना लेटर आ सकता है? 6 आ सकता है, यस करेक्ट। यस यस यस, फर्स्ट प्लेस में, यस यस करेक्ट, फर्स्ट प्लेस में 6 आ सकता है।
फर्स्ट प्लेस में जब एक आ जाएगा तो सेकंड प्लेस के लिए 5 ही बचेगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, तो रिपीट नहीं कर सकते आप। तो चार से थर्ड प्लेस के लिए 4 बचेगा, फोर्थ प्लेस के लिए 3 बचेगा और फिफ्थ प्लेस के लिए 2 बचेगा। ये सेपरेटली इतना इतना है, तो ओवर कंबाइंड वे में टोटल कितना होगा, सबको मल्टीप्लाई करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। 6 into 5 30, 120, 360, 720, 720 वर्ड्स टोटल बन सकता है। ठीक है, चलो बढ़िया, आप लोगों को डबल एक्सप्लेनेशन करने का जरूरत नहीं हो रहा है। मेरा भी टाइम बच रहा है, और का मतलब टाइम छोड़ो, वो मेहनत बच जा रहा है और आप लोगों को भी समझ में आ जा रहा है। समझ में नहीं आने से लेकिन बोलना, मैं 2-3 बार भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आई थिंक यहाँ तक अभी तक सब कुछ इजी है आपके लिए। ठीक है, आगे थोड़ा सा कभी कभी 1-2 क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ सकता है, ये वाला बताइए। ईच नंबर कैन ओनली बी यूज्ड वंस, एक नंबर को एक ही बार यूज कर सकते हैं आप, मतलब रिपीटेशन नहीं होगा। बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए। आ गया क्या आप लोगों का आंसर? ऑप्शन बी, ऑप्शन ई, ऑप्शन बी, ऑप्शन ई भी आया आंसर, नन ऑफ दिस। चलो देखते हैं ये कैसे बनेगा। बाकी लोगों को क्या हो गया, नहीं आया आंसर? कुछ भी नहीं आया क्या आंसर? कुछ तो आया होगा। 13440, ऑप्शन बी। ओके, 5 डिजिट नंबर्स है, क्या क्या लेटर, क्या यूज करना है डिजिट? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मतलब 9 डिजिट्स है टोटल, आपके पास 9 डिजिट्स है और 5 डिजिट नंबर बनाना है। आप लोग मुझे बताइए, 3, 4, 5, फर्स्ट प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 8, 8 समझ में आता है ना, क्यों 8? 9 नहीं, 9 नहीं, 9 नहीं, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट प्लेस में 0 नहीं आएगा। देखो 5 डिजिट नंबर चाहिए ना, जैसे ये नंबर है सपोज 0, 3, 4, 5, 6, ये 5 डिजिट नंबर नहीं है, लेकिन ठीक है यहाँ पे भी 5 डिजिट है, लेकिन ये एक्चुअली में 5 डिजिट नंबर नहीं है, क्योंकि पहले 0 आ रहा है ना, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, 0 नहीं आना चाहिए पहले। आप 0 को बाद में कहीं भी रखो, वो 5 डिजिट नंबर ही बनेगा, बट 0 पहले नहीं आ सकता है। अभिषेक समझ में आया ना? ठीक है, क्योंकि ये वाला नंबर इट इज नॉट ए 5 डिजिट नंबर, ये वाला तो 0 पहले नहीं आ सकता है, 0 बाद में कहीं भी आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है, 0 को छोड़ के बाकी सब तो आ सकता है ना। तो बाकी 1 से 8 तक कितना नंबर है? 8 नंबर, करेक्ट। सेकंड प्लेस कितना तरीके से फिल होगा ये बताइए? 8,
8, वेरी गुड। सेकंड प्लेस भी 8 वेज से ही फील होगा। सेकंड प्लेस भी 8 वेज से ही फील होगा, क्योंकि देखो सेकंड प्लेस में लेकिन 0 आ सकता है। यहाँ ये वाला प्लेस में 1 से लेके 8 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 1 से लेके 8 तक 8 नंबर है, कुछ भी आ सकता है। सेकंड प्लेस में ये यहाँ पे जो ऑलरेडी नंबर आ गया वो नहीं आ सकता है, बट 0 तो आ सकता है ना। तो दिस प्लेस कैन अगेन बी फिल्ड इन 8 वेज। और ये वाला, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, द थर्ड प्लेस? 7, हाँ। बाकी तो इजी है ना। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। ये वाला प्लेस फिल होगा 5 वेज में, सॉरी सॉरी 6 वेज में। और ये वाला प्लेस फिल होगा 5 वेज में। तो ओवरऑल जितना होगा वो होगा 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 42 इंटू 5। 64 मल्टीप्लाइड बाई 42 कितना होता है? 8, 12, 16, 12 और ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट करते। 64 इंटू 42 कितना होगा? कितना होगा? अपने 64 इंटू 42 बताओ यार, कितना होगा? 2688 होगा ना? हाँ, 2688 मल्टीप्लाइड बाई 5। हाँ करेक्ट, 2688 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब 13440। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रियाक्षी एंड अरमान, एनोनिमस, वेरी गुड, सुपर। एक एक झटके में निकाल दिया आप लोगों ने आंसर, बहुत बढ़िया। अच्छा, समझ में आ गया ना सबको? एवरीवन, फॉर एवरीवन इज इट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। सबको समझ में आया ना? किसी को डाउट है क्या? आ गया ना? ठीक है, चलो। ठीक है, चलो चलो। थोड़ा सा ध्यान रखना, जीरो आने से, जीरो आने से ही बस ध्यान रखना है, बाकी उतना इसमें कुछ वो नहीं है। ये वाला कीजिए। हाउ मेनी 6 डिजिट numbers can be formed using the digit 0 to 8? फिर से 0 to 8 है। If each number ends with 5 3, just 1 minute। हाँ, मैं देखता हूँ कुछ इजी क्वेश्चन है क्या। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, तो पहले ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, वो सब बाद में देखेंगे। इजी क्वेश्चन सब पहले खत्म कर लो। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। ऑप्शंस मत दे, मतलब ऑप्शंस मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप एग्जैक्ट आंसर बताओ, नन ऑफ दिस मत बताना, आंसर बताना, ठीक है। ऑप्शन गलत है इसमें। निकालो यार, आंसर क्या हो गया? मतलब अगर आपका पावर में आंसर आ रहा है, वो पावर भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, चलो पावर ही बोल दो। उतना कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। 7776। अच्छा, एग्जैक्ट आंसर आ गया।
7,776, 6 to the power 5, हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ मैं अभी वही कैलकुलेट कर रहा था। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स विथ और मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉट, एज्यूमिंग दैट द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है। और कितना लेटर वर्ड बनाना है? 5। तो एक इधर, दो इधर, तीन इधर, चार इधर, 5। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 5 लेटर वर्ड। फर्स्ट लेटर की फर्स्ट वाला जो प्लेस है वो कितने तरीके से फिल होगा? भाई लोग बोलो, कोई भी बताओ, भाई और बहन, भाई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फर्स्ट प्लेस कितने तरीके से फिल होगा? 6। 6 वेज, वेरी गुड। फर्स्ट प्लेस 6 वेज से फिल होगा। सेकेंड प्लेस 6, ऑब्वियसली। यहाँ पे रिपीटेशन का कोई, रिपीटेशन होने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो यहाँ पे जो वर्ड आया, सपोज यहाँ पे सी आता है तो यहाँ पे भी सी आ सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे अगर 6 वर्ड आ सकता है, 6 लेटर आ सकता है, यहाँ पे भी 6 आ सकता है। उसी तरह यहाँ पे भी 6 आ सकता है, यहाँ पे भी 6 आ सकता है, यहाँ पे भी 6 आ सकता है। तो टोटल वेज कितना है? 6। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 to the power 5। ठीक है, उसका आंसर प्रियाक्षी और अरमान ने, सॉरी संतोष ने निकाला 7776। ठीक है, वेरी गुड सर, संतोष एंड प्रियाक्षी, सुपर। ठीक है, आई थिंक एनोनिमस का भी आंसर आया। ठीक है, ऐसे करना है, नॉर्मल नॉर्मल चीज है ना, यहाँ पे बस रिपीट ही नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतने लोगों का क्यों आंसर नहीं आया। सबका आना चाहिए था यार, इसमें तो कुछ भी तो नहीं है। अभी समझ में आ रहा है ना? देखो, जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, कुछ कुछ लोग होते हैं जो लोग, आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप लोग एक काम करना, एक 4 लेटर वर्ड एज्यूम करना, जैसे लेट। आप लोग घर में बैठ के क्या करना, इससे सारा वर्ड्स बनाने को ट्राई करना। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जिन लोगों को अभी भी डाउट हो रहा है ना, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। देखो, अगर आपके पास एक वर्ड है लेट, यहां से 4 लेटर वर्ड कितना सारा बन सकता है विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन का बोल रहा हूँ, 4 लेटर वर्ड कितना बना सकता है। हम लोग क्या करते हैं, आंसर आंसर हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, मतलब 24 वर्ड्स है। मैं आपको दिखाता हूँ 24 वर्ड्स कैसे आता है। देखो, पहला प्लेस में एल आएगा, या तो ए आ सकता है, या तो टी आ सकता है, या तो ई आ सकता है। दूसरा दूसरा प्लेस में ये तीनों में से कोई आ सकता है। ए भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। उसी तरह ए के साथ दूसरा प्लेस में एल आ सकता है, टी आ सकता है, ई आ सकता है। टी के साथ एल आ सकता है, ए आ सकता है, एल ए टी, और ई भी आ सकता है। ई के साथ एल आ सकता है, ए आ सकता है, और टी आ सकता है। ये हो गया फर्स्ट लेटर, ये हो गया सेकेंड लेटर। फर्स्ट लेटर में एल और ए आ गया, तो थर्ड लेटर में क्या आएगा? थर्ड लेटर में क्या आएगा? एल ए टी आ सकता है, ई आ सकता है। ठीक है, फिर इधर इधर सेकंड में फिर ए आ सकता है, ई आ सकता है। फिर इसमें फिर ए आ सकता है, टी आ सकता है। फिर ये वाला टी में एल ए टी, फिर इसके लिए फिर ई आएगा। फिर एल ए ई, फिर इसके लिए फिर टी आएगा। वैसे ये एक लेटर बनेगा एल ए टी, फिर दूसरा लेटर बनेगा एल ए ई टी। ऐसे करके, ऐसे कर करके 24 लेटर बन जाएगा। ठीक है, देखना आप लोग। ठीक है, क्योंकि इसी में ना 6 बनेगा, ये पहला वाला में ही 6 बन जाएगा, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ। एल से स्टार्ट होने वाला ही 6 बनेगा, तो ए से स्टार्ट होने वाला और 6 बनेगा, टी से और 6 बनेगा, ई से और 6 बनेगा, तो टोटल 24 बनेगा ना। ठीक है, तो उसी को हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोगों को डाउट होता है कि ऐसे मतलब फट से कैसे हो रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये प्रूवन मेथड है। ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
ऑप्शन ए 120। यहाँ पे क्या बनाना है? 4 डिजिट नंबर्स, तो 4 प्लेस होगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, क्या क्या डिजिट यूज करना है? 1 3 4 7 8, 1 3 4 7 8, मतलब 5 डिजिट है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये प्लेस यहाँ पे 5 डिजिट है, तो ये प्लेस 5 वेज में फिल हो जाएगा, ये प्लेस हो जाएगा 4 वेज में, ये हो जाएगा 3 वेज में, और ये हो जाएगा 2 वेज में। तो ओवरऑल हो जाएगा इनके मल्टीप्लीकेशन से, तो 20 60 और 2 120। ठीक है, वेरी गुड। प्रियाक्षी, विश्वजीत, एनोनिमस एंड संतोष। बाकी लोगों को समझ में आया ना? आप लोग शायद वो मतलब आंसर आ रहा है वो सेम टाइप हो रहा है इसलिए आंसर नहीं दे रहे, वो करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जस्ट समझ में आना चाहिए, बस आंसर दो नहीं दो उसमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन जस्ट नहीं, डाउट होने से प्लीज आस्क मी, ठीक है? डाउट होने से पूछ लेना। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये ध्यान देना। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अरमान का 96, मतलब डी है क्या? अच्छा, लेट्स सी। 4 डिजिट ऑड नंबर चाहिए, सॉरी ए, ओके, ए ओके। 4 डिजिट मीन्स 1 2 3 4, बट एक चीज ध्यान रखना है ना कि आपका ना वो नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, रिपीटेशन लेकिन अलाउड नहीं है, और ऑड नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? देखो, फर्स्ट प्लेस में तो जीरो नहीं आ सकता है, फर्स्ट प्लेस में तो जीरो नहीं आ सकता है ना, फर्स्ट प्लेस में जीरो नहीं आएगा। 5 डिजिट है ना, ये 0 1 3 7 और 9। फर्स्ट प्लेस में जीरो नहीं आ सकता है, लेकिन ये चारों आ सकता है, ये चारों आ सकता है ना, तो ये तो प्लेस 4 तरीके से फिल हो सकता है। ठीक है, इनमें से एक यहाँ पे आ जाएगा ऑलरेडी। अच्छा ये, अरे यार ये तो बहुत इजी है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये सारा ही ऑड नंबर है ना, मतलब जीरो को छोड़ के तो सारा ही ऑड नंबर है। ठीक है, तो इस वाले यहाँ पे चार चार डिजिट आ सकता है, यहाँ पे 4 डिजिट आ सकता है, मतलब ये वाला प्लेस 4 तरीके से फिल हो सकता है, 1 2 3 और 4। ये वाला प्लेस कितने तरीके से फिल होगा? ये भी 4 तरीके से फिल होगा, क्योंकि जीरो भी आ सकता है यहाँ पे। ये वाला प्लेस 3 तरीके से फिल होगा, और ये वाला प्लेस 2 तरीके से फिल होगा। आंसर तो 96 आ रहा है, आपका आंसर 48 कैसे आया? एक्सप्लेन एक्सप्लेन करो। 48 कैसे आया बताओ? ये तो 96 आ रहा है ना, 4 into 4 into 3 into 2, 16 into 3 48 into 2, 96 आ रहा है ना। लास्ट टू वन वे होबो नहीं कि जीरो नहीं हो। एनी अदर एक्सप्लेनेशन? सॉरी, जीरो ना होबो।
सर जीरो न होबो लास्ट जीरो तो न होबो करेक्ट एनी अदर एक्सप्लेनेशन मतलब क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे सपोज नंबर वन आ जाता है यहाँ पे जीरो आ सकता है ठीक है तो 105 1079 ये एक नंबर होगा इन चारों से लेकिन यहाँ पे लास्ट में जीरो नहीं आ सकता है ठीक है लास्ट में जीरो नहीं आ सकता लास्ट में जीरो आने से इवन हो जाएगा तो लास्ट प्लेस में ना दो ऑप्शन नहीं रहेगा वेरी गुड सुपर कुकी लैंड आप लोग सबने यही सोचा होगा सबका ही आंसर आया जब तो लास्ट प्लेस में ना हम लोग जैसे यहाँ पे ये वाला प्लेस के लिए चार ऑप्शन था यहाँ पे भी चार ऑप्शन था जीरो इंक्लूडिंग जीरो यहाँ पे भी तीन ऑप्शन था इंक्लूडिंग जीरो बट यहाँ पे जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते लास्ट में तो दिस प्लेस कैन ओनली बी फिल्ड इन वन वे वेरी गुड मैं आपको यही बोल रहा था ठीक है तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा सो दिस प्लेस कैन ओनली बी फिल्ड इन वन वे इट इज 4 इंटू 4 16 इंटू 3 टोटल 48 वेज मीन्स 48 नंबर्स वेरी गुड ठीक है चलो वेरी नाइस ठीक है लास्ट में जीरो नहीं आएगा बहुत अच्छे ये वाला अभी और एक क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन कीजिए ये अच्छा क्वेश्चन है ये करने के बाद थोड़ा सा हम लोग और एक चीज देखेंगे लास्ट पार्ट देन विल एंड द क्लास ईच नंबर एंड्स विथ 53 मतलब हर एक नंबर 53 में ही एंड होना चाहिए अच्छा यहाँ पे ना वो है ठीक है विदाउट रिपीटेशन है विदाउट रिपीटेशन आप रिपीट नहीं कर सकते वेरी नाइस आप लोगों को तो ये क्या बोलते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इजीली समझ में आ जा रहा है बहुत बढ़िया 720 एनीवन एल्स हु वांट्स टू आंसर ऑप्शन सी ओके सी यहाँ पे 6 डिजिट नंबर चाहिए 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट्स 0 से 8 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लास्ट में 5 3 आएगा मतलब ये तो फिक्स है कि लास्ट में 5 3 आएगा तो आप जो यहाँ पे डिजिट्स यूज करेंगे ना यहाँ पे आप 5 3 यूज नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि रिपीटेशन नहीं होगा ना तो फर्स्ट प्लेस कितने तरीके से फील होगा 1 2 जीरो नहीं आएगा तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 वेज से फील होगा सेकेंड प्लेस भी 6 वेज से फील होगा क्योंकि जीरो आ सकता है सेकेंड में ठीक है सेकेंड में जीरो आ सकता है ना ठीक है तो थर्ड प्लेस 6 एक चला गया तो 5 वेज से होगा ये 4 वेज से होगा ये दोनों तो फिक्स ही है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है तो आंसर है आपका 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 बस 36 इंटू 5 36 इंटू 5 कितना होता है 180 इंटू 4 720 वेरी नाइस यार बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया मस्त सबका आप लोग को आई थिंक ये तो समझ में आ गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये तो क्लियर है ठीक है ये अगर क्लियर है आपको प्रोबेबिलिटी में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा तो ये हमने सारा क्वेश्चन कर लिया आज का जो भी था उसके बाद हम लोग जाएंगे कॉम्बिनेशन में आज हम लोग सिर्फ कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है जस्ट थोड़ा सा मैं आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस समझा दूंगा
यू सी इफ यू अंडरस्टैंड, और अगर नहीं भी समझते तो कॉम्बिनेशन समझ के रख देना, कॉम्बिनेशन ही जरूरी है, परमुटेशन नहीं आता है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, और परमुटेशन वाला प्रॉब्लम अगर आता भी है तो आप इससे कर लेना, फंडामेंटल प्रिंसिपल से कर लेना, परमुटेशन का कोई काम नहीं है वैसे, वो फंडामेंटल से हो जाता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। कोई बोल सकता है कि एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एनीवन जिसको प्रायर थोड़ा नॉलेज होगा इस चीज का, या फिर आपको आप गेस भी कर सकते हैं, अगर आपको हाफ नॉलेज भी है बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन मीन्स सेपरेट करना और कॉम्बिनेशन मीन्स अरेंजिंग करना, नहीं, नो नो। सी, सपोज मैंने आपको तीन अल्फाबेट दिया, ए बी और सी और मैंने आपको एक एक बात बोला कि मेक टू लेटर वर्ड, टू लेटर क्या बोलूं, ग्रुप्स, ठीक है, यूजिंग देम, मतलब ये तीन, ये तीन को लेके आपको दो लेटर ग्रुप बनाना है। परमुटेशन का मतलब क्या होता है बताए, परमुटेशन अगर आपने किया इसमें, उसमें क्या क्या बनेगा बताए। टू दो लेटर ग्रुप बनाना है ना, तो एक बनेगा ए बी, दो दो लेटर लेना है, एक बनेगा बी ए, एक बनेगा ए सी, एक बनेगा सी ए, एक बनेगा बी सी, एक बनेगा सी बी। तो अगर परमुटेशन किया तो टोटल वेज बनेगा छह, सिक्स वेज बनेगा, ठीक है। तीन दिया है लेकिन उनमें से आपको दो दो बनाना है, तो छह वेज बनेगा। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब अगर आप यहां से दो दो सिलेक्ट करेंगे ना, तो ए बी एक बनेगा, बी सी एक बनेगा, ए सी एक बनेगा, बस ये तीन ही बनेगा। इसका मतलब क्या है कि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, मतलब आपको सिर्फ सिलेक्ट नहीं करना है, आपने ए और बी को अगर सिलेक्ट कर लिया ना, दैट इज नॉट इनफ, आपको इन दोनों को अरेंज भी करना पड़ेगा। जैसे ए बी एक अरेंजमेंट है, तो बी ए भी एक अरेंजमेंट है, जिसमें बी पहले है ए बाद में है। बट कॉम्बिनेशन मीन्स ओनली सिलेक्शन, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अंदर में अरेंज नहीं करना है, ठीक है, अंदर में अरेंज नहीं करना है। तो ए बी, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट हुआ ए बी, सॉरी परमुटेशन में हुआ ए बी, तो उसको अरेंज भी करना है, तो बी ए दूसरा अलग परमुटेशन हो जाएगा। जैसे थर्ड वाला, ये थर्ड ए सी, तो फोर्थ सी ए अलग होगा, फिफ्थ बी सी, तो सिक्स्थ सी बी अलग होगा। कॉम्बिनेशन मतलब सिर्फ सिलेक्ट करना है आपको, ये तीनों में से सिर्फ दो दो सिलेक्ट करना है बस। जैसे ए बी फर्स्ट सिलेक्शन, सेकंड सिलेक्शन बी सी और थर्ड सिलेक्शन ए सी। आपको उन दोनों को बीच में आपस में अरेंज नहीं करना है, जस्ट सिलेक्ट करने का मतलब ही कॉम्बिनेशन है। समझ में आया ना सबको, इतना तक तो सबको समझ में आया। डू यू गेट दिस पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बोलो तो, आ गया ना। ठीक है, जस्ट एकदम नॉर्मल चीज है। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट होता है, आपको सिर्फ सिलेक्ट नहीं करना है, उसको अरेंज भी करना है, ठीक है। कोई मुझे एक एग्जांपल बोल सकेगा, आप लोग में से कोई बोल सकते हैं परमुटेशन का कुछ एग्जांपल, कहाँ पे जैसे जनरली यूज होता है परमुटेशन, एनी एग्जांपल, सोचो थोड़ा। सिटिंग अरेंजमेंट, यस, करेक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो परमुटेशन कहाँ पे यूज होता है ना, सपोज सपोज एक क्लास में, एक क्लास में सपोज देयर आर 20 स्टूडेंट्स,
सपोज मैंने आपको बोला कि टेक 10 स्टूडेंट्स एंड अरेंज देम हाइट वाइज। आपको हाइट वाइज अरेंज करना है, सिर्फ 10 स्टूडेंट लेना नहीं है, उनको अरेंज भी करना है। सो दिस इज ए परमुटेशन। लेकिन अगर आपको मैंने बोला कि यहाँ पे ओनली टेक 10 स्टूडेंट्स, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को लेना है, बस सिलेक्ट कर लेना है, सो दिस इज ए कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप जब 10 स्टूडेंट्स को लेंगे और हाइट वाइज अरेंज करेंगे ना, तो आपका एक एक लेना भी पड़ेगा, फिर उसको अरेंज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो दिस इज इट। बट हमको परमुटेशन नहीं पढ़ना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन आप देख लो। हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। ठीक है, जस्ट मैं आपको आज सिर्फ फॉर्मूला समझा देता हूँ एंड देन विल एंड द क्लास। कल कंटिन्यू करेंगे। सपोज हमारे पास 4 अल्फाबेट है ABCD एंड यू हैव टू मेक सिलेक्ट 3 अल्फाबेट्स। ठीक है, आपको 3 अल्फाबेट सिलेक्ट करना है। आप लोग अपना कॉपी में काउंट करके बताइए कितना सिलेक्शन पॉसिबल है। हाउ मेनी सिलेक्शंस आर पॉसिबल? अगर आपको 4 अल्फाबेट में से 3 अल्फाबेट सिलेक्ट करना है, देन हाउ मेनी सिलेक्शंस आर पॉसिबल? 4 ही पॉसिबल है। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। इसी स्पीड में आंसर आना चाहिए। देखो, सिलेक्ट 3 अल्फाबेट्स, 3 अल्फाबेट सिलेक्ट करना है। तो पहले सिलेक्ट किया मैंने ABC, फिर मैंने सिलेक्ट किया ABD, फिर मैंने सिलेक्ट किया ACD, फिर मैंने सिलेक्ट किया BCD। और कुछ हो सकता है क्या अलग? देखो तो और तो कुछ नहीं होगा, है ना? और कुछ होगा? एनीथिंग इज मिसिंग? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कुछ अगर मिसिंग है तो बताओ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ABC फर्स्ट सिलेक्शन, सेकंड सिलेक्शन, थर्ड सिलेक्शन और फोर्थ सिलेक्शन। मतलब अगर हमने 4 अल्फाबेट में से 3 अल्फाबेट सिलेक्ट किया, देन कितना वेज बना सिलेक्शन का? देयर आर 4 वेज ऑफ सिलेक्शन। 4 वेज ऑफ सिलेक्शन। इसी चीज को हम लोग जब मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं ना, हम अगर 4 में से 3 सिलेक्ट करेंगे, वी राइट इट एज 4C3। इसी चीज को हम लोग 4C3 के हिसाब से लिखते हैं, 4C3। तो 4C3 मतलब हमको वी हैव टू सिलेक्ट 3 थिंग्स फ्रॉम 4 थिंग्स, 3 थिंग्स एट ए टाइम। ठीक है, वी हैव टू सिलेक्ट 3 थिंग्स एट ए टाइम। हमको एक टाइम में 3 चीज सिलेक्ट करना है फ्रॉम 4 थिंग्स। 4 में से 3 सिलेक्ट करना है, तो 4C3 सिलेक्शंस बनेगा। ठीक है, बस। ठीक है, ये है। और अच्छा, सपोज मुझे इफ आई हैव 5 थिंग्स। अच्छा, जस्ट 1 मिनट। सपोज आई नीड टू सिलेक्ट 3 थिंग्स फ्रॉम 6 थिंग्स, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना होगा? हाउ मेनी सिलेक्शंस? 3 थिंग्स फ्रॉम 6 थिंग्स। 3 सिलेक्ट करना है 6 में से। नहीं नहीं नहीं, डोंट टेल मी द काउंट। काउंट नहीं चाहिए। ए, काउंट ना लगे मुझे। जस्ट आई नीड 3 थिंग्स सिलेक्ट करना है 6 में से, सो इट विल बी 6C3। ये पूछ रहा था मैं, 6C3। ठीक है, 6C3। अभी एक फॉर्मूला है, ये एनसीआर, इसको हम लोग बोलते हैं एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है एनसीआर का, जहां पे n फैक्टोरियल का मतलब आपको अगर पता है, n फैक्टोरियल मींस 1 2 3 4 ऐसे कर करके अप टू n। दिस इज n फैक्टोरियल। ये तो सबको पता है ना n फैक्टोरियल। व्हाट इज फैक्टोरियल n? इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। यस, ये पता है ना, ये तो समझाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग ये फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला में याद रखने का बहुत जरूरत है। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखो, एनसीआर अगर यूज करेंगे, एनसीआर का मतलब 6C3।
यहाँ पे आप क्या कीजिए, 6C3 आप यूज कर रहे हैं ना, आप क्या कीजिए, यहाँ पे 3 है ना, ये 3 को नीचे लिख दो, 3 फैक्टोरियल। फिर 6, यहाँ पे नीचे 3 है, ऊपर 6 है ना, तो आप 6 को ना 3 बार कमा दो, 3 बार घटाओ, मतलब 3 बार घटाओ, मतलब 6 × 5 × 4 करो। 3 बार घटाओ, बस 1 बार 2 बार 3 बार। समझ में आ रहा है? 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार घटाया, तो ये क्या आएगा, 6 × 5 आएगा 30, और 120 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, मतलब 3 × 2, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो आंसर इज 20, 6C3 का वैल्यू है 20। ठीक है, तो डोंट यूज दिस फॉर्मूला, ये कंफ्यूज करेगा आपको। आप क्या करो, मैं आपको और एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज 7C4 है, 7C4 मतलब नीचे 4 फैक्टोरियल लिखा ना, फिर नीचे 4 है ना, तो 7 को 4 बार घटाइए, 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, हो गया, खत्म। आया समझ में? आ गया ना यहाँ तक? यस। आप लोग मुझे एक चीज बताइए, तो ये इसका वैल्यू बताओ, तो 6C4 का वैल्यू बताओ क्या होगा? टेल मी द वैल्यू। कल से हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, डोंट वरी। ये भी कराना इम्पोर्टेंट है ना, ये भी आता है मेंस में, ये आजकल अभी बैंक का सिलेबस थोड़ा एक्सटेंड हो गया मैथ्स में, ये सब भी आने लगा है। 15। सिर्फ प्रियक्षी का आंसर आया, एनीवन एल्स हु गॉट द आंसर? 30 क्यों अलग अलग आंसर आ रहा है? नीचे 4 है तो 4 लिख दो, 4 लिख दो, फिर 6, 15। ओके, फिर 6 को 4 बार घटाओ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 6 × 5 × 4 × 3, और 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2, तो 4 × 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 30/2 15। ठीक है, ओके। सवाल क्या है, अगर आपको मैं एक एक कॉम्बिनेशन दूं, सपोज ये वाला 16C12, ये वाला कॉम्बिनेशन में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 12 फैक्टोरियल लिखेंगे, फिर आप 16 को 12 बार घटाएंगे ना, इतना बार नहीं घटाना है। एक 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 कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, NCR इज इक्वल टू NCN-R। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। NCR हमेशा NCN-R के इक्वल होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देखो, यहाँ पे नीचे हम लोग जनरली जो करते थे वो करो, ठीक है। यहाँ पे 12 नहीं, 12 ज्यादा ही हो जाएगा, 10 ले लो, 12 बहुत बड़ा हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल, तो 16 को 10 बार घटाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार। ठीक है, यहाँ तक गया, ये 10 फैक्टोरियल। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो ऊपर है 16 × 15 × 2 12 11 10 9 8 7, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 को छोड़ो, तो यहाँ से जो 10 9 8 7, वो तो कैंसिल हो जाएगा, 10 9 8 7 कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या रहेगा, 6, 6 × 5 × 4 × 3 × 2, मतलब नीचे रह गया क्या, 6 फैक्टोरियल। और ऊपर क्या रहा, देखो ऊपर, देखो 16 को कितना बार घटाया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। 16 को 6 बार घटाया, और नीचे 6 फैक्टोरियल है, उसका मतलब इट इज 16C6। ये समझ में आ रहा है? ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे जो निकल के आया, वो 16C6 का फॉर्मूला है कि नहीं, क्योंकि ऊपर 16 को 6 बार घटाया हुआ रहेगा ना। 13 × 12 × 11, डू यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल मी, विल एंड द क्लास हियर, खत्म कर देंगे। ये समझ में आया कि नहीं, बोलो तो।
आ गया ना? क्लास खत्म करने के लिए यस तो नहीं बोल रहे ना आप लोग? इतना जोश में सबने यस बोला जो सच में जेन्युइनली आ गया ना समझ में? ठीक है, वैसे तो आपका 10 बजे तक क्लास होता है, आज तो 9:30 तक ही हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना कि एनसीआर जो होगा वो हमेशा एनसी एन माइनस आर के इक्वल होगा। मतलब 16C5 अगर है, वो किसके इक्वल होगा? एक बार और समझा दो। 16C5 किसके इक्वल होगा? जिनको समझ में आ गया वो लोग बताओ। किसी को समझ में नहीं आया? 11, वेरी गुड। हाँ, 16C11 के, यस 16, हाँ समझ में आ गया ना, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। 16C11 के इक्वल होगा। देखो, अगर मैं आपको 16C11 बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है कि 16 को मैं 11 बार घटाऊंगा। अरमान देखो, 16C11 मतलब 16 को मैं 11 बार घटाऊंगा ना, तो सिक्स, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार। जिन लोगों को समझ में आ गया आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस नाइट, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। आप लोग जा सकते हैं, गुड नाइट। मैं ये समझा के क्लास खत्म कर दूंगा ऐसे भी। ठीक है, ये 9, ये 8, ये 7, कितना बार गया? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। 11 बार चला गया। 11 बार गया ना? 11 बार आपको माइनस करना पड़ेगा। 11 बार, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे 11 बार, डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल को मैं खोल देता हूँ, मतलब 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2। ठीक है, यहाँ से देखो 11, 10, 9, 8, 7, 6, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 11, 10, 9, 8, 7, 6। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 into 15 into 14 into 13 into 12 डिवाइडेड बाई 5 into 4 into 3 into 2 into 1। यहाँ पे 16 कितने बार माइनस हुआ है? देखो, 16 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और नीचे 5, 5 फैक्टोरियल है। मतलब इसका मतलब 16C5 है ना ये। आप 16C5 को एक्सपांड करके लिखो, यही तो आएगा। अभी आ गया समझ में? आ गया ना? तो इसका मतलब 16C11 जो होगा ना, वो 16 माइनस 11 होगा, मतलब इज इक्वल टू 16C5 होगा। बस यही है। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, कल डिस्कस करेंगे बाकी।